70s 80s के दौरान कैसी थी जापानीज फॉरेन पॉलिसी, उसका वहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज 1990s में जो है 1990 के दशक में कैसा था जापानीज फॉरेन पॉलिसी वो देखेंगे। तो 70s 80s में हमने पढ़ा था कि डिफेंस बजट पे जापान जो है अच्छा खासा खर्च कर रहा था, और ये 90s में भी जो है ये ट्रेंड चलता रहा, और इसके परिणाम फलस्वरूप पहले वो तो था ही, इकोनॉमिक पावर हो ही चुका था, अब ये बिग मिलिट्री पावर भी बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर मेड पॉसिबल फॉर यूएस along with Japan to engage with the Central Asia and East Europe in need of financial assistance for reconstruction. आपको ध्यान होगा कि 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। तो इसके साथ ही जो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई जो है वो भी एक तरीके से खत्म हो गई, और कैपिटलिज्म की जीत हुई, यानी कि यूएस मॉडल की जीत हुई। तो ये जो यूएसएसआर के कोलैप्स से ये हुआ कि ईस्ट यूरोप में और सेंट्रल एशिया में, जैसे कजाकिस्तान है, पोलैंड है, ये सब कंट्रीज जो है, आप अमेरिका, ये इंडिया के ऊपर मैप में देखेंगे, मैप में जाती हूं मैं, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये रहा रसिया, ये सेंट्रल एशिया हो गया, ये वाला पार्ट है सेंट्रल एशिया, और ये यूरोप का पार्ट हो गया। यहाँ तक रसिया का इन्फ्लुएंस था, और परिणाम स्वरूप वहां पे कम्युनिज्म का बोलबाला था। आप चाहें या ना चाहें, एक तरीके से बगल में रसिया इतना पावरफुल था कि उसका पूरा इन्फ्लुएंस था। तो क्या हुआ कि जब यूएसएसआर ही जो है ध्वस्त हो गया, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस भी वहां से खत्म होना था। तो यूएसएसआर ने अपने आप को मजबूत करने के लिए वहां के चीजों को भी यूज किया था, रिसोर्सेज को यूज किया था। तो उसमें कई सारी कंट्रीज जो हैं, उनको जो है गरीब हो गए थे, उनको जरूरत थी। यूएसएसआर के खत्म होने के बाद यूएसएसआर उन्हें इकोनॉमिकली भी हेल्प करता था। अगर कोई कमजोर कंट्री है तो भाई जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो अब कौन करेगा। तो जापान, उसके बाद यूएसएसआर के गिरने के बाद जो है वर्ल्ड में यूनिपोलर वर्ल्ड एक तरीके से हो गया था, और यूएस जो है वो पावर में था, अकेला सबसे पावरफुल कंट्री था। तो जाहिर सी बात है वो आएगा आगे, तो वो हेल्प करने आएगा। और मैप में आप देखें तो जापान, जो ये वाला पार्ट है सेंट्रल एशिया, तो एशिया अगर है तो आपको जापान को साथ में लेना पड़ेगा, जापान आपका फ्रेंड है। तो जापान जो है और यूएस के लिए ये मौका था कि जो अभी तक जो है सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में यूएसएसआर के होने की वजह से जो है उनके साथ रिलेशन नहीं हो पा रहा था, तो अब उनके साथ जो है रिलेशन रख पाए। तो अगर आप देखेंगे कि कोई वहाँ कमजोर कंट्री है और आप जा रहे हैं और आपसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो आप देंगे, ठीक है। आपको इंगेज होना है तो उनकी भी बात कुछ माननी पड़ेगी, उनकी कुछ मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। तो जो वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या जिनको जरूरत थी फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उनको यूएस और जो है जापान उनको दे के और उनके साथ मित्रता करने की कोशिश की, उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश की, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हाई फॉरेन असिस्टेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। आप जानते हैं कि अब तक जो है जापान एक बड़ा इकोनॉमिकल पावर हो चुका था और मिलिट्री पावर वो भी हो चुका है, पावरफुल कंट्री हो चुका है। तो अब जो है वो बाहर की तरफ उसने धीरे धीरे देखना शुरू किया। तो आपको ट्रेड बढ़ानी है और इकोनॉमिकली और मजबूत होना है, तो आप दूसरे कंट्री से जो है, जानते हैं जापान में रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, वहाँ मिनरल्स वगैरह ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप अभी आज के डेट में अपना 2/3 जो है वो एनर्जी जो है ऑयल की सप्लाई मिडिल ईस्ट से करता है, गल्फ वहाँ कंट्रीज से करता है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अदर कंट्री से उसने अब स्टार्ट किया, अच्छा खासा करना स्टार्ट किया। और जो कंट्रीज जिनको जरूरत है फॉरेन असिस्टेंस की, पैसे से हो, टेक्नोलॉजी से हो, तो उस तरीके से उसने लोन और असिस्टेंट ये सारी चीजें जो है जोर शोर से करना शुरू कर दिया। ट्रेड को भी बढ़ाना शुरू किया, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग रोल इन सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF। तो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक किसी सीमा में नहीं बंधे होते हैं, सारे वर्ल्ड में जो है उनकी वो चलता है उनका। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें जो है वो दूसरे कंट्रीज को जो है पैसे से हेल्प कर रहा था। यूनाइटेड नेशंस में जो है उसका फंड होता है, वो कंट्री तो है नहीं कि अपना पैसा होगा, तो जो कंट्री जितना देगा उसका उसमें कहने का जो है पावरफुल तरीके से अपनी बात को कह सकता है, रख सकता है और शर्तें रख सकता है। तो इस तरह से जो ये सब हेल्प करके और बहुत मजबूत इकोनॉमिकल पावर होने के चलते जो है ये IMF वगैरह में भी फंड में भी काफी दे रहा था। वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस मैंने बताया, तो ये सब में जो है वो इतना इकोनॉमिकल हेल्प कर रहा था कि जो है उसका कद उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में भी ग्लोबल तौर पे बढ़ता जा रहा था जापान का। लास्ट पॉइंट है 1990 के दौरान और क्या हो रहा था कि इंक्रीज इन सॉफ्ट पावर। देखिए पावर दो तरह के होते हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर में यूज ऑफ फोर्स आ गया कि कोई चीज आप किसी से मनवा रहे हैं फोर्स के दम पे, लेकिन फोर्स के दम पे जो है आप लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते, नई चीजें चल सकती है। फोर्स कितना आप डरा के रखेंगे, कब तक चलेगा ऐसे। तो एक दूसरा तरीका होता है कि आपको लगे भी ना कि डराया जा रहा है लेकिन फिर भी आपका प्रभाव कायम है, तो उसको सॉफ्ट पावर के रूप में उसको देख सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर में जो है आपका कल्चर, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है सॉफ्ट पावर, उससे जो है प्रभावित अगर आप किसी कंट्री को करते हैं तो एक तरीके से वो आपके इन्फ्लुएंस में है। तो 1990 के दौरान जो है सॉफ्ट पावर में भी जापान जो है अपना कद बढ़ाने लगा। जैसे कि जापान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कि यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पढ़ सके और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, 15-20 दिन, 1 महीना पहले की बात है कि वीर कुंवर सिंह हमारा यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक जापानीज यूनिवर्सिटी से टाई अप हुआ है रिसर्च के लिए। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट पावर में आती हैं। तो इसी तरह से जापान ने जो है और भी कंट्रीज जो है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और भी कंट्रीज हैं, तो अपना जो सॉफ्ट पावर के दम पे भी जो है फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में और अपने कद बढ़ाने में उसका पूरा यूज कर रहा था। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको क्लियर है तक बताया मैंने? यस मैम क्लियर है। मैम 2 नंबर जरा आप बता दें दोबारा, ये समझ में नहीं आया। कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? आयुष बोल रहा हूँ मैम। ये तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है जी। ये जो 2 नंबर है क्लब्स ऑफ USSR, ये वाला ये सेकंड नंबर पॉइंट में क्या पूछना है? अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, शायद समझ में नहीं आया, पूछ रहे थे लोग। मैं एक बार और बताती हूँ। मैं म्यूट तो हमारा सेकंड पॉइंट है देखिए 1991 में USSR यानी कि सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गया था। USSR जो है वो टूट गया था, एक बड़ा सा आप मान सकते हैं कि संघ की तरह था। और तो ये चीज टूट गया, तो उसमें और सारे जो कंट्रीज हैं उससे अलग भी हुए। और जो वो पूरा एरिया देखेंगे रसिया के आसपास जो है सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप का, वो जो है वो पूरे इन्फ्लुएंस में था USSR के।
पूरे इन्फ्लुएंस में था, उसके अंदर था। तो अगर कोई चीज वहां पे जो सेंट्रल शक्ति है वही अगर ध्वस्त होती है, तो आप स्पेस एक नया खुलता है दूसरे कंट्रीज का वहां पे आने के लिए। तो ये मौका था यूएस के लिए, अमेरिका के लिए वहां पे आने का, वहां पे जो और कंट्रीज हैं उनको अपनी तरफ मिलाने का। तो अगर आप मिलाने के क्रम में जो है, अगर कोई कंट्री की को जरूरत है कोई चीज की, तो आपको पूरा भी करना पड़ेगा। तो वही चीज है, अगर कोई कंट्री जो है उस समय बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन में है या फिर उसको जो हेल्प चाहिए आपको करनी पड़ेगी, तो ये जापान और यूएस के लिए मौका था। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका तो एशिया में है नहीं, तो आपको एक जो रीजनल पावर है उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जापान को साथ में लेके चलना पड़ रहा था, और जो सोवियत यूनियन था उसके जो प्रचार प्रसार से, उसके पावर में फैलने से जापान भी परेशान था, क्योंकि वो नेबरिंग कंट्री था और कैपिटलिस्ट कंट्री था यूएस के इन्फ्लुएंस में। तो बस यूएस और जापान को मौका मिल गया कि जो है ये स्पेस बना है तो हम उस स्पेस में घुसे और उन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए, और उनको जो जरूरत है उनको असिस्टेंस देके, हेल्प करके और अपनी तरफ मिलाने का। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो 1990 का जो है दशक खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग आते हैं 21st सेंचुरी में, कि 2000 के बाद से कैसा था जापानीज फॉरेन पॉलिसी। तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, 2020 चल रहा है। तो अभी तक क्या स्थिति रही है 2000 से लेके जो है कैसा फॉरेन पॉलिसी जापान में चला। तो पहला पॉइंट है जापान इंसिस्टेंस ऑन abandoning patron-client relation with US to be a normal country। इसका क्या मतलब है? तो मैंने बताया कि धीरे धीरे जो है जापान ने वहां पे बॉम्ब गिराया था, तो जाहिर सी बात है कि मनोस्थिति जो है वो आपका मनोबल कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो नए जनरेशन जो है जन्म हुआ और वो सारी चीजें हुई जिसमें नेशनलिज्म की भावना थी कि हम किसी कंट्री के से दब के क्यों रह रहे हैं, जब हम अब इकोनॉमिकल पावर हो चुके हैं, मिलिट्री पावर हो चुके हैं, सब कुछ हमारे पास जो है इस तरह से मजबूत हो चुके हैं, तब भी हम दूसरे कंट्री के छाया में क्यों चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर काफी ज्यादा जापान पे चल रहा है। तो जापान की तरफ से मांग ये उठने लगी अमेरिका के तरफ कि ये जो पैटर्न क्लाइंट रिलेशन है कि यूएस जो है वो बाप दादा की तरह बिहेव कर रहा था और हम आपके नीचे में हैं, अंडर में है, जिसको पैटर्न क्लाइंट रिलेशन बोल सकते हैं। पैट्रोनेज से पैटर्न बना है कि उसके छत्र छाया में जो चल रहा है और हम आपके क्लाइंट है, तो उससे बाहर आने की जो इच्छा है उसने ये मांग करने पे मजबूर किया कि हम यूएस से जो है उसके छत्र छाया से निकले और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है परस्यू करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हो, और हम भी एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करें कि हमारा भी मिलिट्री पावर हो, जो अभी तक मिलिट्री रखने की भी इजाजत नहीं थी अभी तक। तो ये सब मांग उठने लगी, खासकर जो जापान में यंग जनरेशन है। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान केयरफुली असर्टिंग इट्स इकोनॉमिकल influence especially in Asia, for example talk of common Asian currency, visit to North Korea in 2002 independent of US। इस पॉइंट का मतलब है कि जो पहले वाले पॉइंट से ही कनेक्टेड है ये, कि अब इकोनॉमिकल पावर ये बन चुका है, जापान बहुत मजबूत हो चुका है आर्थिक रूप से। तो अब जापानीज फॉरेन पॉलिसी को इसने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर यूएस से सोचना शुरू किया। ये नहीं कि हर चीज यूएस से पूछ के करेंगे, यूएस की इच्छा होगी तो नहीं करेंगे, भले हमारे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, नहीं। अब हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है थोड़ा सा उसको एकदम ध्यान में रखते हुए सेंट्रल और यूएस से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, पूरा तरह से नहीं, अभी भी पूरा यूएस से नहीं कटा है और इतना अभी नहीं हुआ है। तो उसने धीरे धीरे जो है 21st सेंचुरी में अपना जो इकोनॉमिकल पावर हो चुका था, तो जो कहने का उसका दम और बढ़ता जा रहा था, और आपको फिर सुनना भी पड़ेगा। तो खासकर एशिया में बात करें, जापान जो है एशिया में आता है तो वहीं से शुरुआत होती है। कहीं कोई भी अगर मोहल्ले में भी देखें तो अगर कोई अमीर होता है तो सबसे पहले जो है मोहल्ले वाले ही प्रभावित होते हैं। तो वही बात है
तो एशिया में जो खासकर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस को उसने असर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ हम इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, हम लोग इकोनॉमिकल पावर हैं हम, और इसको जो है हम चलाएंगे। और जरूरी नहीं कि उससे यूएस सहमत हो या ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है टॉक ऑफ कॉमन एशियन करेंसी। जैसे यूरोपियन यूनियन है तो वहाँ का जो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो लेकिन उनकी कॉमन करेंसी है यूरो। तो उसी तरीके से जो एशिया में है, इंडिया है, चाइना है और जापान है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया को बिलोंग करता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी कही जाती है कि ब्रिटेन का था, 20वीं शताब्दी कही जाती है कि अमेरिका का था, और 21वीं कही जा रही है कि एशिया का है। तो एशिया में जाहिर सी बात है जापान, चाइना और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो इसी तरह से कॉमन एशियन करेंसी की भी बात चल रही थी। तो अब मान लीजिए कि डॉलर सबसे मजबूत है, तो वो कोई क्यों चाहेगा कि हमारे सामने एक कंपटीटर खड़ा हो। ठीक है, तो यूरो की तरह एक करेंसी जो है खड़ी हो। यूरो ने भी जो है डॉलर को अच्छा खासा कंपटीशन दिया है, तो कोई क्यों चाहेगा, अमेरिका क्यों चाहेगा कि एक कॉमन एशियन करेंसी उभर के आए और उसको डॉलर के सामने जो है खड़े होने की कोशिश भी करे। तो वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन जापान ने फिर भी जो है कॉमन एशियन करेंसी की बात चली थी एक समय में, और उसमें जो है उसने भाग लिया, इस बात में शामिल हुआ कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। हालांकि अभी ऐसा कॉमन एशियन करेंसी लागू नहीं हुआ है, ऐसे कोई बात फाइनल तक नहीं पहुंची है। लेकिन हाँ, यूएस के न चाहने के बावजूद भी जो है, यूएस की अनिच्छा के बावजूद भी जो है वो कॉमन एशियन करेंसी की जो प्रयास में है उसमें जो है जापान शामिल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि नॉर्थ कोरिया, आप जानते हैं कि यूएस से उसकी दुश्मनी है एक तरीके से, तो दुश्मनी चलती आ रही है, तो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है कि मेरा कोई फ्रेंड है वो क्यों मेरे दुश्मन से बात करे। लेकिन नॉर्थ कोरिया आप देखेंगे तो नेबरिंग कंट्री है जापान का। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि रीजनल पावर बने, ग्लोबल पावर बने, तो आप अपने सबसे पहले पड़ोसी से ही शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे, आप कट के नहीं रह सकते हैं। तो उसने यूएस के न चाहने के बावजूद भी जो है 2002 में जापान की तरफ से जापान के जो लीडर हैं वो विजिट किए थे 2002 में नॉर्थ कोरिया जाके। तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जापान धीरे धीरे अपना असर्ट करना पावर शुरू कर दिया था। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूड हाई इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो हमने देखा था 1990 के दशक में ही कि जो दूसरे कंट्रीज को जो हेल्प करता था, लोन के रूप में हो, एड के रूप में हो, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी दूसरे कंट्रीज में, तो ये भी अपने जोर शोर से तभी से चलता आ रहा है, और 21st सेंचुरी में भी ये चलता जा रहा है। खासकर ग्लोबलाइजेशन के समय में ये चीजें ये चल ही रही हैं। और अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब हम चाइना के साथ भी देखेंगे तो आप जानते हैं कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहाँ वो गरीब हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब हैं, और लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आयरन ओर हुआ, और भी हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ऑयल भी वहाँ पे मिलता है, मतलब जितना भी आप सोच सकें। तो अब क्या है कि वहाँ पे चाइना भी जाना चाहता है और जापान भी जाना चाहता है, उन कंट्रीज से जो है वहाँ पे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें भी कर रहा है, असिस्टेंस भी कर रहा है। किस उम्मीद में कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मुझे कच्चा माल मिले और मैं उसको पक्का माल बना के दूसरे को एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप अगर टोमेटो केचप का सिंपल सा एग्जांपल देखें तो टमाटर अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है सपोज, लेकिन टोमेटो केचप देखिए तो कितना बन जाने के बाद कितना महंगा बिकता है। तो कोई भी चीज कच्चा माल जो है वो सस्ता मिलता है और आप उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा रेट में बिकता है। तो इसके पीछे यही फंडा है। तो कच्चा माल चाहिए क्योंकि जापान में रिसोर्सेज नहीं है, तो कच्चा माल तो चाहिए। तो कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो अब एक नया जगह जो है अफ्रीका मिला है और वहाँ पे जो है जापान और चाइना के बीच जो है तगड़ी राइवलरी, तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है कि वहाँ चाइना भी यही कर रहा है कि पैसे से हेल्प करके जैसे भी करके उन कंट्रीज को अपने फेवर में करना, जैसे भी करके।
तो वहीं से जापान भी कर रहा है, तो दो कंट्रीज एक ही तरह से कर रहे हैं, एशियन पावर है, टकराहट तो टकराव होना निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में। तो जापान सो फार अनइन्फ्लुएंस्ड बाय टेररिज्म फेल्ट इट्स हीट, और इसमें एग्जैक्टली है कि एक पॉइंट, beheading of 2 Japanese journalists by ISIS now to combat it, also for securing energy supply from Middle East and regional stability। तो जापान आपने मैप में देखा होगा, मैप पे जाते हैं एक बार, ये देखिए ये जापान है, ये देखे होंगे इसके चारों ओर एक तरीके से पानी है, वर्ल्ड से कटा हुआ है। तो आईएस का इन्फ्लुएंस आप देखेंगे कि इधर की तरफ है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में आईएस का इन्फ्लुएंस जो है मुस्लिम कंट्रीज इधर की तरफ ज्यादा है, यही से ओरिजिनेट हुआ था। तो और ये कटा हुआ एक तरीके से, तो यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, चारों तरफ आपके पानी है, तो इसका फायदा मिला। जैसे इंडिया के केस में बात करें तो यहाँ पे जो हिमालय है, तो वहां से जो दूसरे को इन्वेड करने के समय, आक्रमण करने के लिए हिमालय जो एक बाधा उत्पन्न करता है, तो इसके चारों ओर पानी है, तो आप कोई भी जो है वहां पे पहुंचना मुश्किल है। तो एक इस तरह से वो जो है आतंकवाद से बचा हुआ था। आतंकवाद से बचा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि 2000 के बाद में 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ साल पहले की ही बात है कि जो 2 जापान के पत्रकार थे, उनको आईएसआईएस ने उनका गला काट दिया। तो अब इस तरह से जो आतंकवाद का जो आग है, उससे वो भी प्रभावित हुआ जापान पहली बार, और उसको लगा कि अब उसको जो है उससे जो है लड़ने की जरूरत है। और एक और चीज आपको ध्यान होगा कि मिडिल ईस्ट से जो मैंने बताया, गल्फ कंट्रीज से उसका 2/3 ऑयल आज की डेट में आता है। तो जाहिर सी बात है, आप जहाँ से सप्लाई आता है वहाँ पे शांति होना जरूरी है, और कि ताकि आपको आबाद जो है वो ऑयल सप्लाई मिलता रहे, तो वहाँ पे थोड़ी शांति होनी चाहिए, ताकि जो है आतंकवाद, अगर वहाँ पे आतंकवादी हावी हो जाएंगे तो वो कट कर देंगे आपकी एनर्जी सप्लाई को, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे बना रहे, तो इस तरीके से मिडिल ईस्ट का आपको हेल्प भी करना है, आतंकवाद से भी लड़ना है अब, और रीजनल स्टेबिलिटी यानी कि एशिया में जो आता है, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पे शांति बनी रहे। चूंकि आप रीजनल प्लेयर और ग्लोबल प्लेयर बनना चाह रहे हैं, तो शांति बनाए रखना है, तो आपका वहाँ भी रोल आता है। तो इस तरह से जापान का रोल अब चेंज होना थोड़ा शुरू हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान जो है मैंने बताया था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो है कई तरह की रोक लगा रखी थी संधि में जो है, उसमें से एक ये भी था कि वो आर्म्स को बना के सप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब 21st सेंचुरी में ये ऐसा हुआ कि उसने जो है उसने ये खुद से डिसाइड किया, और अमेरिका को उसका इतना पावर बढ़ गया है जापान का कि वो मना नहीं कर सकता है। तो उसने ये इस पॉलिसी में अपना बदलाव लाया है कि हम एक्सपोर्ट बनाएंगे, और जो कंट्रीज जो है दूसरे कंट्रीज को हम बेचेंगे। तो फ्री टू एक्सपोर्ट आर्म्स अब 21st सेंचुरी में ये इस तरह से होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेटेड टू यूज फोर्स टू डिफेंड अलाइज इन डेंजर। अभी तक था कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन लिखा हुआ है कि जो है वार वो दूसरे पे युद्ध नहीं थोपेगा, लेकिन डिफेंड तो कर सकता है। तो इस तरीके से संविधान की व्याख्या की गई, और पुनर्व्याख्या की गई कि नहीं, अब हम पावरफुल हैं, और हमारा जो मित्र है, कंट्रीज है, मित्र अगर जो देश है और उस पर कोई खतरा आता है, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में ही है, या फिर अफ्रीका में भी है, कहीं भी है, जो हमारा एलाइज है, फ्रेंड है, वो कंट्री अगर खतरे में होगा तो हम फोर्स का यूज, बल का प्रयोग करेंगे, इससे हमको नहीं रोक सकता। तो ये भी एक देख सकते हैं कि बहुत यूनिक पॉइंट है। ये एक तरीके से जो है यूएस की छत्र छाया से बाहर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जापान निकलने की तरफ अग्रसर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2017 जापान आउटलाइन अ न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी, द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है आप मैप पे देखिएगा लेक्चर खत्म होने के बाद,
तो ये अब बहुत इम्पोर्टेंट उभर के आ रहा है ट्रेड के हिसाब से हो खासकर। और जापान चूंकि एशिया में है, इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी नजर है उस पर। तो इस एरिया में जो है अपना रोल जो है, ये नया जो पावरफुल और रोल अपना देख रहा है जापान। और उसने एक न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी, जो कि मांग उठ रही थी कि हाँ आप यूएस की छत्र छाया से बाहर निकले, तो 2017 में न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी को एक तरीके से वहाँ की जो सरकार ने जो है कि हाँ हम थोड़ा सा जो पहले से हट के एक थोड़ी न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी की तरफ अग्रसर है, ये चीज़ हुई। और 21st सेंचुरी में ये भी मैंने बताया कि वहाँ क्लीन एनर्जी में जापान काफ़ी लीडिंग कंट्री है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। खासकर वहाँ पे आप देखें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वहाँ पे जो भूकंप आया था, भूकंप आता ही रहता है वहाँ पे, तो फुकुशिमा जो वहाँ पे है वो जगह रिएक्टर जो है उस पे भूकंप में वो टूट गया था और रेडिएशन वगैरह फैला था। तो न्यूक्लियर अपने जो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसने बहुत सारे बना रखे हैं। और तो माना जाता है कि अगर जब तक कोई अति ना हो कि हाँ टूट फूट ही जाए, रेडिएशन निकल जाए, अगर वो ना हो, नॉर्मली जो है वो क्लीन एनर्जी मानी जाती है न्यूक्लियर जो पावर है। और बाकी कंपनीज जो है वहाँ पे जो है इस तरीके से उसको बनाया गया है कि आप ज़्यादा प्रदूषण न करें। तो इसमें भी लीडिंग कंट्री है, तो दूसरे देश भी से सीख सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पॉलिसीज में और क्लाइमेट चेंज का आप जानते हैं कि अभी इस समय काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। और 21st सेंचुरी में जो क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक है, तो इसमें भी जो है जापान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और चूंकि इस मामले में उसने काफ़ी सफलता पाई है, तो वो एक इसका जो है फ्रंट रनर है। ठीक है, अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। समझ में आया? यस मैम। एक सवाल है कि एशिया में मतलब जैसे चीन को छोड़ दिया जाए अभी फिलहाल, मतलब जापान और भारत मतलब कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एशिया में, मतलब आर्थिक विकास हो चाहे जो भी क्षेत्र हो। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मतलब कि अपनी सदस्यता हासिल करना चाहते हैं। तो और जैसे 21वीं शताब्दी में मान लीजिए कि जो भारत का मतलब कि जो एक किसी शताब्दी से पहले जो था वो रूस के साथ ज्यादा झुकाव था, और फिलहाल में उसकी अमेरिका के साथ ज्यादा झुकाव हो रहा है। और मतलब जापान के साथ भी रूस मतलब कि अमेरिका का संबंध अच्छा है, तो मतलब कि अमेरिका मतलब किसको ज्यादा प्रीफरेंस देगा मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में, किसको दे सकता है? सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ अमेरिका के कहने से नहीं होगा। अभी यूएनएससी में 5 कंट्री है। वो ठीक है मैम, मतलब चाइना भी है या रूस भी है, ठीक है, लेकिन मतलब कि यदि अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो किसके तरफ मतलब कि उसका झुकाव ज्यादा होगा, ये करने का मतलब? देखिए, इसका क्लियर कट आंसर नहीं है। और आप ये क्यों सोचते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर प्रसाद होता है, जो उसके अभी सिर्फ 5 ही सीट है और 5 भरे हुए हैं, तो अगर ये भी तो हो सकता है कि 5 से 7 हो जाए और उसमें इंडिया जापान दोनों आ जाए, ये भी तो हो सकता है। यस मैम, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो मांग उठ रही है कि एशिया के जो प्रतिनिधित्व है जो जनसंख्या के अनुसार और कंट्री के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। तो ये चीज है कि जो उसकी बात हो रही है कि यूएनएससी में जो है उसका एक्सपेंशन हो, जो रिफॉर्म हो, जो बात चल रही है, तो कितने सीट्स बढ़ेंगी और क्या होगी। तो जहां तक अमेरिका की बात है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एकदम क्लियर कट जवाब देना वो नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जापान जो है उसका एक हिस्टोरिकल जो है अमेरिका से चलता आ रहा है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जब जापान और अमेरिका का जो है रिलेशन पढ़ेंगे, वो स्पेशल रिलेशन है। तो जापान अभी तक बात मानता आ रहा था, सब कुछ जो है एकदम शिष्य की तरह और बहुत सारी चीजें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जापान अब उस चीज से छत्र छाया से बाहर निकल रहा है। और जो जापान की कंपनीज हैं और वो सारी जो इकोनॉमिकल राइज कर रहा है, तो अमेरिका जो है अब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिकन कंपनीज को, अमेरिका को जापान तगड़ा कंपनी। तो एक ही बार ये नहीं चाहेगा अमेरिका की जो है जापान इतना पावरफुल हो जाए कि वो मुझे आंख दिखाने लगे।
जो अभी तक आंख झुका के रखता था। समझ रहे हैं? हेलो, ठीक है। तो इसका यही है कि यहाँ पे एशिया में जो है 3 सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, इंडिया, जापान और चाइना। तो एक वर्ड होता है बैलेंस ऑफ पावर, BOP जिसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो है किस तरह से मेंटेन होगा, ये एक लाइन में आंसर बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें देखते हुए और P5 जो कंट्रीज हैं और मेंबर कंट्रीज हैं, इन सबको डिसाइड करना है रिफॉर्म करके कि किसको क्या सीट दी जाए। कंपटीशन में ब्राजील भी है, उसको भी चाहिए, UNSC में सीट और भी सब कंट्रीज हैं उनको भी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, ये 3:30 होने जा रहा है, नेक्स्ट क्लास है। तो आज के लिए ये ओवर करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा आप लोग को, और आप लोग पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करने से पहले उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किसी को? ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए फिर ठीक है, ओवर करते हैं। थैंक यू। ठीक है। Thanks a lot.